हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको यहां पर सब कुछ मतलब सारे वीडियोस मिलते हैं सिस्टमैटिकली तरीके से, बिल्कुल फ्री आपका पूरा कोर्स करवाया जाता है यहां पर बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट करने वाले हैं हम जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश बोर्ड की पिछले साल की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। तो उसी सीरीज में ये अगला चैप्टर है हमारा। हम उसमें देख रहे हैं कक्षा 10वीं की समाज विज्ञान के भूगोल का चैप्टर नंबर 5 है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इस खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से पिछले साल किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है। मतलब ये बताना है कि निम्नलिखित में से जो उद्योग दिए गए हैं वो कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन है सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी और जूट का सामान। ये कौन सा मतलब जिनमें कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग नहीं होता है। तो आपको अगर ना याद हो तो हम काटते चलेंगे। सूती वस्त्र के लिए आपको कपास की जरूरत होती है, तो ये तो नहीं होगा। चीनी के लिए आपको गन्ने की जरूरत होती है, तो ये भी खनिज के आधारित नहीं होगा, क्योंकि कपास खेत से पैदा होता है, गन्ना खेत से पैदा होता है और जूट भी खेत में पैदा होता है। तो ये तीनों कैसे हैं? कृषि आधारित हैं। तीनों कैसे हैं? कृषि आधारित हैं। तो ये तो आपके खनिज आधारित होंगे नहीं। बचा क्या? बचा सीमेंट। तो सीमेंट में होता है चूने का प्रयोग, इस कारण से क्या हो गया आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका सीमेंट। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक की बात? चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन है? नवीकरण संसाधन नहीं है। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है मतलब जिसको हम दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते कि आज उपयोग कर लिया उसी चीज को कल कर लें। मतलब आप 1 किलो कोयला आज जला लें और कल भी जला लें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो हमें ऐसी चीज बतानी कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। पवन ऊर्जा, बिल्कुल, हवा आज भी चलती है कल भी चलती है। पानी आज भी बहता है कल भी बहेगा। जंगल आपने काट दिया, दोबारा से आप लगा सकते हैं, हो जाता है, पेड़ जल्दी तैयार हो जाते हैं, आप इनको दोबारा से उपयोग हवा के रूप में, या इनसे फल तोड़ लिया आपने, वन से लकड़ी तोड़ ली, तो वो दोबारा से आपको मिल सकती है बहुत जल्दी। जीवाश्म ईंधन, यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। जीवाश्म ईंधन नवीकरण या जिसको आप कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, उसका एक सोर्स नहीं है, नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, झरिया किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? झरिया वो नहीं कुछ लोग खिलाते झरिया जिसको पूड़ी वूड़ी निकालते हैं, है ना, वो वाली झरिया नहीं। झरिया एक जगह के लिए बात की जा रही है। झरिया खास तौर से आप देखेंगे झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो झरिया किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके सामने 4, इनमें से राइट आंसर है ये कोयले के लिए। कोयले के भंडार यहां पर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये झरिया कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मुंबई हाई, या आपको ऐसा भी लिख सकते हैं ये लोग बॉम्बे हाई। ठीक, एक ही बात है, चूंकि बॉम्बे का नाम अब मुंबई हो गया है तो कुछ लोग उसको मुंबई भी लिख देते हैं। बॉम्बे हाई लिखा आए या मुंबई हाई लिखा आए, एक ही बात है। बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तेल शोधक कारखानों के लिए। बॉम्बे हाई में पिक्चरें बनती हैं, फिल्म सिटी है। बॉम्बे हाई में गेटवे ऑफ इंडिया है, या इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइए क्या है। बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है क्योंकि यहां से कच्चा तेल निकाला जाता है। तेल मतलब कच्चे तेल का क्षेत्र है ये। ना तो यहां पर फैक्ट्री है, ना तो यहां पर पिक्चर बनती है, ना ही यहां पर गेटवे ऑफ इंडिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका डी, चौथा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये क्या है? प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। कच्चा तेल निकलता है यहां से, यहां पर कारखाना नहीं है। कारखाना तो फिर रिफाइनरी जो है वो दूसरी जगह लगाई गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां पर स्थित है आपको ये बताना है। मतलब जहां पर पवन चक्कियां लगी हैं, पवन चक्की देखी ना, ऐसा एक टावर खड़ा कर देते हैं और ऐसा एक पंखा लगा रहता है, ये घूमता रहता है पंखा। तो ये पवन चक्कियां कहां पर लगी हैं ये आपको बताना है ना, कहां पर लगी हैं। तो उत्तराखंड, अब सोचिए कि सही है कि नहीं। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान के बारे में अगर देखा जाए तो राजस्थान जो फेमस है वो किस चीज के लिए फेमस है? आपकी सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा।
हिमाचल और उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहां पर भी संभव नहीं है वो बना पाना। तो ये आप देखें तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। मदुरई से नागरकोइल तक का इलाका या तिरुचिरापल्ली, मदुरई से खासतौर से नागरकोइल वाली जो बेल्ट है वहां पर आपको पवन ऊर्जा की या पवन चक्कियां बड़ी मात्रा में मिलेगी। कारण क्या है इसके पीछे बड़ी मात्रा में? यहां पर आदर्श स्थिति में हवा चलती है, एक इतनी तेज हवा चलती है, मतलब इतनी तेज नहीं कि उड़ जाए, एक इतनी स्थिति उसकी होनी चाहिए कि उसका पंखा घूमता रहे। तो यहां पर ये हवाएं चलती हैं। तो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां है? तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत में जिसको परंपरागत तरीके से उपयोग नहीं किया गया, आजकल चलन में आया है, वो बताना है। कोयला परंपरागत है, पेट्रोलियम परंपरागत है ना, प्राकृतिक गैस परंपरागत है। नया क्या है? नया है आपका सौर ऊर्जा, जिसको आजकल उपयोग में लाने लगे हैं। ये क्या हो गया? गैर परंपरागत हो गया या नवीकरण ऊर्जा का साधन हो गया। क्लियर? प्रश्न नंबर 7, झारखंड का कोडरमा इलाका किस चीज का अग्रणी उत्पादक है? ये आपको बताना है। तो झारखंड का कोडरमा लोह अयस्क, तांबा, सोना या अभ्रक? तो सही आंसर है ए, अभ्रक का ये अग्रणी उत्पादक है। यहां से उच्च क्वालिटी का अभ्रक निकाला जाता है। अब आ जाते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो। तो पहला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों के नाम उल्लेखित कीजिए। आपको बताना है। हमने लिखा भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्र निम्नलिखित हैं, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु में। हमारा उत्तर हो जाता है कंप्लीट। अगला है, कोडरमा किस राज्य में स्थित है? यह किस खनिज से संबंधित है? ये बताना है। तो कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है। अभी हमने इसका एमसीक्यू या बहुविकल्पीय प्रश्न किया हुआ है। और यह अभ्रक खनिज के लिए या माइका से संबंधित है। यहां से हमने माइका निकालते हैं। हमने यह भी अपने ऑब्जेक्टिव में आप देखें, अभी जस्ट पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या देखा हुआ है, यही आप देखें, कोडरमा किस चीज का अग्रणी है। तो यहां पर यह बात बन गई, झारखंड का कोडरमा मतलब झारखंड में किसका है? अभ्रक का है। तो यह बात हमने यहां पर देख ली कि यही बात हमें लिख देनी यहां पर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अगला प्रश्न है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। मतलब ऐसे खनिज कहलाएंगे जिनमें धातु कुछ निकलेगी, उनको धात्विक खनिज कहेंगे। उनके नाम लिखने पड़ेंगे। सॉरी, अधात्विक खनिज पूछे जा रहे हैं, सॉरी, है ना, अधात्विक खनिज पूछे जा रहे हैं। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? मतलब वो खनिज जिनमें धातु नहीं निकलेगी, उनको क्या कहेंगे? अधात्विक खनिज कहेंगे। तो हमें ये बताना है कि अधात्विक खनिज क्या है। तो ऐसे खनिज जिनके अंदर धातु नहीं होती, जिनके अंदर धातु का कोई अंश नहीं पाया जाता, उनको अधात्विक खनिज कहते हैं। वे खनिज जिनमें धातु नहीं होती अधात्विक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अभ्रक और चूना पत्थर। अब अगला प्रश्न आएगा कि भाई धात्विक खनिज किसे कहते हैं और ऐसे 2 खनिजों के नाम बताइए। तो अब धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो ऐसे खनिज जिनमें धातु प्राप्त होती है। पिछले वाले में क्या था? धात्विक जिनमें धातु प्राप्त नहीं होती है। और धात्विक में क्या है? जिनमें धातु प्राप्त होती है, वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। ऐसे 2 खनिजों के नाम है लौह अयस्क और तांबा। इनमें क्या है? दोनों के अंदर दोनों धातुएं हैं। तो ये वाला भी प्रश्न हमारा बस ऐसे ही लिखना है कि भाई जिनमें धातु मिलती है धात्विक, जिनमें धातु नहीं मिलती है अधात्विक, और दोनों के 1-1, 2-2 उदाहरण हमें दे देने हैं। अब आते हैं आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब अब आपको शॉर्ट आंसर इनके लिखने होंगे। तो पहला प्रश्न है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, ये बताना है। या खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों बातें एक ही हैं, हम इन दोनों को लेकर चल रहे हैं। उत्तर है, खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग और उनका प्रबंधन करना ही खनिज संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। मतलब उचित तरीके से, विवेकपूर्ण मतलब जिसकी जहां जरूरत है वैसा उपयोग करो। ऐसा नहीं कि बहा दिया, जैसे कर दिया, फालतू खर्च कर दिया, तो वो नहीं। विवेकपूर्ण उपयोग और उनका प्रबंधन ही क्या कहलाता है? खनिज संरक्षण कहलाता है। खनिज संसाधनों का या खनिज संसाधन का संरक्षण कहलाता है। ठीक, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने पर, है ना, इसमें ये बिंदी नहीं आएगी, है ना, याद रखना। फिर आप लोग देखकर बिंदी भी लिख लो। खनिज संसाधन का संरक्षण कहलाता है। तो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनका एक बार उपयोग कर लिया तो वो सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। जैसे मैग्नीज का उपयोग कर लिया, अभ्रक का उपयोग कर लिया, प्लेटिनम, एंटीमनी, पारा, रेडियम, ये एक बार उपयोग करने के बाद फिर इनका आप रीयूज नहीं कर पाएंगे। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको आप रीयूज कर सकते हैं। जैसे लोहा से सरिया बना लिया, उसको पिघला के फिर कुछ और बना लिया, मतलब उसी धातु का आप कुछ उपयोग कर पा रहे हैं। तो वो तो थोड़ा सा चल जाएगी, लेकिन जो एक बार में खत्म होगी वो कैसे चलेगी? तो जो एक बार में खत्म हो रही है हमें उन्हीं का संरक्षण करना है। तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद, या कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद वे सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण मैग्नीज, अभ्रक, प्लेटिनम, एंटीमनी, पारा, रेडियम आदि।
इसके विपरीत कुछ खनिज संसाधनों का उपयोग चक्रण द्वारा बार बार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लोहे का एक बार उपयोग अगर आपने कर लिया है तो उसे दोबारा क्या कर सकते हैं, गलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है। क्लियर। अतः एक बार उपयोग कर समाप्त होने वाले खनिजों के ही क्या करते हैं हम, संरक्षण की आवश्यकता होती है। संरक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता किनको है, जो जल्दी खत्म हो रहे हैं। भाई लोहे का तो क्या है, सरिया मिला था, पिघलाकर अपन ने फिर से सरिया बना लिया, छोटे छोटे टुकड़े मिले फिर पिघलाकर सरिया बना लिया, तो हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन हमने अभ्रक उपयोग कर लिया, खत्म, अब नहीं कर पाएंगे उसका उपयोग। तो फिर ऐसे जो जल्दी खत्म हो जा रहे हैं एक बार उपयोग के बाद, उनके ही संरक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता है। जिससे अब आवश्यकता क्यों, जिससे जो अगली पीढ़ी आने वाली है, हमारी भावी पीढ़ी को खनिज सुगमता से प्राप्त होते रहें, इसके लिए इनका संरक्षण जरूरी है। क्लियर ये बात कि संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। आपको एक टिप्पणी करना है लौह अयस्क के बारे में। अब देखो इस वाले प्रश्न में हमको करना क्या है कि भाई लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कहां कहां पर हैं, उनके बारे में बात करनी है। तो भारत में लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इनको हम अलग अलग पेटियों के रूप में देखते हैं। तो लिखेंगे कि भाई हम सबसे पहले परिचय कैसे दें इस प्रश्न का। तो लौह अयस्क विशाल मात्रा में उपलब्ध है ना, भारत में लौह अयस्क विशाल मात्रा में उपलब्ध है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम लौह अयस्क है, जबकि हेमेटाइट उससे कम। मैग्नेटाइट में 70% लोहांश पाया जाता है और हेमेटाइट उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसी का सर्वाधिक उपभोग या उपयोग हुआ है। अब भारत में जो लौह अयस्क है वो निम्नलिखित पेटियों में या निम्नलिखित क्षेत्रों में पाया जाता है, जिन्हें पेटियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहली पेटी है जिसको उड़ीसा झारखंड पेटी कहते हैं, मतलब कुछ इलाका उड़ीसा का होगा, कुछ इलाका झारखंड का होगा। तो उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। कहां कहां, केंदुझर और मयूरभंज इलाके में यह पाया जाता है ना। और फिर लिखेंगे झारखंड में, तो झारखंड में सिंहभूमि जिले के गोवा और नोवा मंडी में भी हेमेटाइट किस्म का ही क्या पाया जाता है, आपका लौह अयस्क पाया जाता है। तो ये पहली पेटी हो गई। अगली पेटी में लिखेंगे दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, ये पेटी कहां है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। तो यहां पर भी क्या है, हेमेटाइट टाइप का लौह अयस्क निकाला जाता है। अगली पेटी है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और आपकी क्या जाएगी, तुमकुरु पेटी। तो ये कर्नाटक की है। इस पेटी में जो लौह अयस्क पाया जाता है वो बहुत अधिक मात्रा में है और यहाँ की एक प्रमुख खदान, फेमस खदान है जिसको कहते हैं कुद्रेमुख। ये कहां पड़ेगी, कर्नाटक में पश्चिमी घाट में पड़ेगी कुद्रेमुख। तो यहाँ का अधिकतम जो लौह अयस्क है उसको क्या करते हैं, निर्यात कर दिया जाता है। एक और पेटी है, इसको कहते हैं महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो ये गोवा में और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आपको देखने को मिलेगी। गोवा तो छोटा सा है, महाराष्ट्र की रत्नागिरी में देखने को मिलेगी। तो यहां से जो लौह अयस्क निकलता है वो उत्तम प्रकार का नहीं है, इस कारण से इस लौह अयस्क का भी क्या करते हैं हम, निर्यात कर देते हैं, पूरा निर्यात कर दिया जाता है। और निर्यात कहां से करते हैं, मार्मागांव पत्तन से। मार्मागांव पत्तन कहां पर है आपका, मार्मागांव गोवा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वहां से हम पूरा लौह अयस्क निर्यात कर देते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है ये बताना है। भारत में क्या संभावनाएं हो सकती हैं सौर ऊर्जा की, ये बतानी है। तो गैर परंपरागत स्रोत मतलब जिनको परंपरागत तरीके से उपयोग नहीं किया, जैसे चूल्हे पर रोटी बनाना परंपरागत है ना, वैसे ही आप किससे बनाने लगे हैं, गैस आ गई, वो भी परंपरागत हो गई। गाड़ी पेट्रोल डीजल चल रही है, परंपरागत है। लेकिन आप क्या गाड़ी ऐसे चला सकते हैं हवा में, नहीं है। जिसे अब सोलर एनर्जी से भी गाड़ियां चलने लगी हैं, वो क्या है, गैर मतलब जिनका उपयोग बहुत पिछले जमाने से नहीं करे आ रहा है, जिनका उपयोग अभी नया नया स्टार्ट कर रहा है, वो सब क्या है आपका गैर परंपरागत। या हम ऐसा कहें कि ऐसे ऊर्जा के साधन जो नवीकरण योग्य है वो गैर परंपरागत है, जो नवीकरण योग्य नहीं है वो परंपरागत है। तो इसमें आपको परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताना है क्या है। तो ऊर्जा प्राप्ति के वे साधन जिनका उपयोग मनुष्य कुछ वर्षों पूर्व ही प्रारंभ किया है, जैसा मैंने कहा कुछ साल पहले ही प्रारंभ किया है, और ये नवीकरण योग्य है, इन्हें ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहा जाता है। ठीक। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है, तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। ऐसा लिख देंगे भाई, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण, भारत क्या है, एक उष्णकटिबंधीय देश है। इस कारण से उष्णकटिबंधीय देश का मतलब क्या होगा कि हमारे यहां से कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा निकलती है तो भारत में पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो आपको सूर्य ऊर्जा मतलब सूर्य की जो ऊर्जा है वो पर्याप्त मिलेगी, तो आप उसका उपयोग बहुत कर सकते हैं। इस कारण से सौर ऊर्जा की हमारे यहां पर असीम संभावनाएं हैं।
दूसरा, सौर ऊर्जा का अर्थ होता है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। तो भारत में विपुल मात्रा में वर्ष भर में सौर ऊर्जा रहती है, इस कारण से भी इसकी संभावना क्या है, मतलब भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है, उज्जवल है। ये कैसा है, नवीकरण स्रोत है। आज सूरज की रोशनी ले लो, कल फिर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार लेते रहो, लगातार अपना काम चलाते रहो। सौर ऊर्जा के प्रयोग से प्रदूषण भी नहीं होता है, ये भी अच्छी बात है कि भाई बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये भी नहीं होता है। भारत में उपलब्ध परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अगर वर्तमान उपयोगिता की दर के अनुसार आने वाले 50 वर्षों में क्या हो जाएंगे, जो पुराने चल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, समाप्त, कोयला, पेट्रोलियम, तो फिर हमें अल्टरनेटिव ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। तो इस कारण से भी सौर ऊर्जा का उपयोग भारत में बढ़ रहा है या किया जा रहा है। धूप को क्या करते हैं, यहां पर सीधे वोल्टेइक है ना, फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी जो होती है उससे धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, तो उसका फिर उपयोग कर लिया जाता है। लाइट में पंखा चला लिया, बल्ब जला लिया, कुछ भी कर लिया, जिससे हम जो भी हम लाइट का उपयोग करते हैं वैसे हम सूरज की रोशनी को भी हम कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इनके कुछ प्रमुख कारणों में से एक थे। अगला है, अगर हम देखेंगे भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र गुजरात के भुज के निकट माधोपुर में माधोपुर करके जगह है, वहां पर स्थापित है। क्या करते हैं, यहां पर डेयरी के जो दूध के बड़े बर्तन हैं उनके कीटाणुओं से मुक्ति दिलाई जाती है, द्वारा दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। अब जो रेगिस्तानी इलाका है ना, वो सौर ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र बन सकता है। भारत के ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही, क्योंकि लाइट नहीं, जैसे मान लो आपके खेत में है, अब आप मानो कि आपने लाइट का कनेक्शन लिया और लाइट रात में आई नहीं, इससे अच्छा क्या है, अपन ने सौर ऊर्जा की प्लेट लगा ली, पंप चला दिया, दिन भर तो चलाओ कम से कम। तो लोग क्या है कि अब डीजल नहीं देना पड़ेगा, पेट्रोल खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो लोग इस साधन की तरफ आ रहे हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग खाना पकाने, पंप द्वारा पानी निकालने, पानी गर्म करने, प्रशीतन, सड़कों को रोशन करने में किया जाता है। सर्दी में घरों में गर्म पानी के लिए है ना, या घरों को गर्म करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से ग्रामीण घरों को ईंधन के लिए उपलों पर और आप ये देखें कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, उसकी निर्भरता कम हो रही है। और गोबर का उपयोग, चूंकि हम उपले बनाकर किसमें कर ले रहे थे, खाना बनाने में, अब गोबर का उपयोग किसमें होगा, गोबर का उपयोग खाद के रूप में किया जाएगा। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है कि नहीं है उज्जवल, बिल्कुल उज्जवल है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। तो अगला प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम आपको बताना है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वो हैं जो लंबे समय से प्रयोग में हैं, ये प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, ये गैर नवीकरण होते हैं, मतलब इनका दोबारा से नवीनीकरण नहीं हो पाता है, ये मुख्य रूप से औद्योगिक तथा व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस की आप बात करें तो उद्योगों के अंदर गाड़ी चलाना है, इंजन चलाना है, कोई बड़ी चीज चलाना है, तो उस पर इनका उपयोग होता है। जीवाश्म ईंधन, ऊष्मीय शक्ति, जल विद्युत, बायोगैस, पवन ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्न में पूछा गया है हमसे कि खनिज, भारत में खनिज तेल के 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम आपको बताना, तो लिख देंगे भारत में खनिज तेल के 2 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, मुंबई हाई या बॉम्बे हाई जिसको कहते हैं, और कलोल, है ना। तो अब ऐसे 1-2 करके भी लिख सकते हैं, मुंबई हाई और कलोल करके भी लिख सकते हैं। ये और नहीं, अगर 1-2 करके लिखेंगे तो और नहीं लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे तो मुंबई हाई और कलोल क्षेत्र है ना। तो ऐसा यहां पर हम ये लिख सकते हैं। क्लियर ये बात यहां तक की सभी को। तो ये प्रश्न हमारा हो गया कंप्लीट, इसका उत्तर हमने देख लिया। अगला प्रश्न है, खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके पहले भी हमने खनिज संरक्षण के बारे में देखा था, अब इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखना है। क्या लिखेंगे, वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं बहुत मंद हैं या इतनी मंद है कि उनके वर्तमान उपयोग की तुलना में उनके पुनर्भरण की, मतलब उनके दोबारा से बनने की या जो भरने की प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है, अत्यंत मंद है। इसलिए खनिज संसाधनों का सीमित तथा अनवीनीकरण, और जो खनिज संसाधन है वो कैसे आपके सीमित तथा अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप संपत्ति देश की क्या है, देश की मूल्यवान संपत्ति है। आपके घर में संपत्ति होगी तो लुटा देंगे क्या, नहीं लुटाते हैं ना। तो जब ये भी देश की मूल्यवान संपत्ति है, किंतु ये क्या है, अल्पजीवी है, बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती। इसलिए क्या है, अयस्कों के सतत उत्खनन की गुणवत्ता है ना, जो अयस्क हम निकालते हैं इससे क्या होती है, इनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, गुणवत्ता गहराई बढ़ने के साथ घटती जाती है। इसी कारण से क्या है कि हमें इन खनिजों का संरक्षण करना चाहिए, या जो हमारे जो खनिज संरक्षण है उनका संरक्षण करना चाहिए, ताकि भावी आने वाली पीढ़ियां, मतलब भविष्य में जो पीढ़ियां आ रही हैं वो भी इन खनिजों का उपयोग कर सकें। आप ऐसी 1-2 लाइन इसमें बढ़ा भी सकते हैं कि
इनकी गुणवत्ता गहराई के साथ घटती जाती है। अतः खनिज संरक्षण की अति आवश्यकता है, जिससे हमारे साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी इन खनिजों का सुगमता से प्रयोग कर सकें। ऐसी एक लाइन आप बढ़ा देंगे तो उत्तर और अच्छा आपका हो जाएगा। क्लियर यहां तक की बात। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 आएगा। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके आ जाएंगे। इसमें आपको लिखना है कि सौर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का, है ना, या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है कि ऊर्जा के कौन कौन से गैर परंपरागत स्रोत होंगे। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सारी ऊर्जाओं को हम देख लेंगे, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त नहीं होते, उन्हें या जिन्हें पुनः जीवित किया जाता है, जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, वे गैर परंपरागत या नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा इत्यादि, है ना। ये सभी क्या हो गए, इसके प्रकार हो गए। सौर ऊर्जा में लिखेंगे, अब एक एक करके बताते जाएंगे। सौर ऊर्जा, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां सौर ऊर्जा के दोहन की असीम क्षमताएं संभव है या असीम क्षमताएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा या फोटोवोल्टाइक टेक्निक के द्वारा विद्युत सौर ऊर्जा को सीधे किसमें परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में यह ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र गुजरात के भुज के निकट माधवपुर में स्थित है ना। ये माधवपुर में स्थित है ना। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। यहां पर क्या करते हैं, दूध के बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बहाकर निकालने, खेतों में सिंचाई करने, बिजली पैदा करने में किया जाता है। तो कैसा होता है पवन ऊर्जा में, पवन चक्की लगा देते हैं। कैसी पवन चक्की आपने देखी होगी कि एक ऐसी है और ये ऐसी ब्लेड वाले पंखे लग जाते हैं, एक ये लग गया और एक ही लग गया, और एक ऐसे टावर से ये खड़ी रहती है, ऐसा टावर बना दिया ये, है ना। और अब क्या है कि इसके पीछे लगी रहती है मोटर। जैसे ही हवा चलेगी तो पंखी घूमेगी और उससे क्या होगा, उससे लाइट जनरेट होगी। तो क्या क्या कर पाएंगे, इससे पानी को बाहर निकाल लेंगे, सिंचाई करेंगे, बिजली पैदा तो हो ही रही है। तो इन सब में इसका उपयोग आप आसानी से कर पाते हैं। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र में किया जाता है। इसका प्रमुख केंद्र या पवन ऊर्जा का प्रमुख केंद्र आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर। अब अगला प्रश्न आता है कि बायोगैस, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानवजनित अपशिष्ट। हमारे यहां पर बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं, क्योंकि हम जानवरों का गोबर इसमें ज्यादा उपयोग करते हैं। तो इन अपशिष्टों का उपयोग घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न करने में किया जाता है। तो गोबर हमने डाला, उससे बायोगैस जनरेट करी, हमने गैस जला ली, और ये सब चीजें हम कर लेते हैं। तो बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारी तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। और इनसे क्या होता है बायोगैस से, अब आप देखोगे जैसे दो ऐसे, आप कभी देखेंगे दो ऐसे डोम टाइप के बने होंगे और एक यहाँ पीछे ऐसा बना होगा जिसमें गोबर घोल कर यहाँ से डालेंगे। ये गोबर जाएगा किसमें, इसमें। अब ये गोबर घोल कर जाएगा तो मीथेन गैस ऊपर आएगी और यहाँ पर क्या है, ऐसा पाइप लगा होगा। इस पाइप के माध्यम से गैस को ले जाएंगे और यहाँ पर आपके घर में चूल्हा जला लेंगे, लालटेन जो गैस वाली होती है उसको जला लेंगे। अब ये पूरी गैस का उपयोग आपने खाना बनाने में कर लिया, तो आपको कंडों का उपयोग नहीं करना पड़ा, आपको कोयले का उपयोग नहीं करना पड़ा। अब जो गोबर इसमें गया है, तो गोबर तो कहीं जाएगा नहीं ना, तो गोबर बाहर निकल जाएगा यहाँ से। उस गोबर का उपयोग कहाँ कर लेंगे, अभी कंडे बनाकर आप खाना बनाने में करते थे, इसलिए खाद की कमी पड़ती थी। अब ये जो स्लरी निकलेगी, जो तरल गोबर निकलेगा, इसका उपयोग खेतों में डाल सकते हैं। खेतों में किसमें उपयोग कर सकते हैं आप, खाद के रूप में। ये एक आपका जैविक अच्छा खाद हो जाता है, तो जैविक खाद के रूप में इसका उपयोग हो जाता है। अगला है ज्वारीय ऊर्जा। तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बहाकर, है ना, या बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। बाढ़ द्वारा जो आते हैं तो उनको क्या करते हैं, बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में ये सक्रिय खाड़ी नुमा में, मतलब जो खाड़ी रहती है उसमें क्या होगा, ये पानी प्रवेश कर जाएगा। पानी प्रवेश कर जाएगा, फिर क्या होगा, बाढ़ का द्वार या बांध का द्वार बंद हो जाएगा, तो पानी वहीं रह जाएगा। जैसे आप मानो कि पानी की लहर आई है और ये अगर ऐसा अपना बना हुआ है कुछ, या हमने माना कि सक्रिय खाड़ी, हमने मान ली कि ये अगर हम गुजरात वाला इलाका देख ले, है ना, अगर आप गुजरात वाला इलाका देख लो तो ये सक्रिय खाड़ी है, यहां पर पानी जा रहा है, हमने यहां पर बना दिया क्या, बांध, ये, और गेट लगा दिया, पानी जाने दिया, है ना, पानी को यहां पर जाने दिया। पानी जैसे ही यहां पर पहुंचा तो यहां पर भर गया पानी, अब ये गेट हो गया बंद। जब जा रहा था तो टरबाइन घूम गई और जब आ रहा था तो टरबाइन घूम गई। तो टरबाइन घूम जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारी लाइट उत्पादित हो जाएगी। तो क्या है कि इसमें क्या करें, सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर, है ना, बाढ़ के द्वार, है ना, बाढ़ द्वार बनाकर
है ना, बाढ़ पर एक गेट बनाकर, बाढ़ द्वार बनाकर क्या करते हैं, बांध बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है जब ऊंचे ज्वार आते हैं पानी अंदर भर जाता है, गेट बंद हो जाता है, और जब पानी नीचे जाता है तो पानी उसमें से छोटे द्वार में से निकलेगा, वहां पर लगी होती है टरबाइन, तो इससे क्या होता है, बिजली उत्पादित की जाती है, लाइट बनाई जाती है। क्लियर? इससे क्या होगा कि पानी अब इस रास्ते से पाइप द्वारा समुद्र की ओर जाएगा, तो फिर वही टरबाइन घूमेगी और लाइट उत्पादित हो जाएगी। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है ना। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 2 प्रायोगिक, है ना, पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 2 प्रायोगिक परियोजनाएं चल रही हैं कि इसका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से कैसे कर सकें। जियोथर्मल, जियोथर्मल मतलब इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि जो गर्म पानी के चश्मे, मतलब जो स्प्रिंग होती है ना, फव्वारा टाइप का निकलता है गर्म पानी का, तो वो, तो हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के चश्मों से पैदा की जाती है। यहां पर क्या है कि हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के चश्मों से पैदा की जाती है, जो ऊर्जा है वो कैसे पैदा की जा रही है, जो गर्म पानी निकल रहा है तो वैसे ही गर्म है, उसको थोड़ी सा और गर्म करके भाप बना दिया। इसका प्रयोग ठंडे भंडार केंद्रों में किया जाता है। ऊर्जा के लगातार बढ़ते प्रयोग से पारंपरिक साधन क्या हो गए हैं, समाप्ति की तरफ चले गए हैं, जिस कारण विकास को निरंतर बनाए रखने के लिए ऊर्जा के नवीकरण और गैर परंपरागत साधनों का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी हम ये अपनी विकास की गति बढ़ाए रख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, क्योंकि हमारे पास जो परंपरागत साधन है वो अगले 50 वर्ष के लिए, फिर क्या करेंगे, तो गैर परंपरागत साधनों का प्रयोग करेंगे, जिससे उनकी गैर परंपरागत साधनों का प्रयोग होगा तो परंपरागत साधनों पर हमारी निर्भरता कम होगी और परंपरागत साधनों की उम्र भी बढ़ जाएगी, 50 की जगह वो 100 साल 150 साल ऐसे भी चल जाएंगे। तो ये सारी बातें हमें इस प्रश्न के अंदर लिखनी थी। अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है, और जो उपलब्ध कराए जा रहे वीडियो हैं वो भी क्वालिटी वीडियो हैं और अच्छे शिक्षकों के द्वारा आपको ये वीडियो बनाए जा रहे हैं या आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ें। तो जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।